Good afternoon, everyone. Today is 13 December, and we are back with regular newspaper analysis. So, आज का न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं थे और हिंदू में भी 3 इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। 2 एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिए क्योंकि वो थोड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है। तो आज का शायद थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। जो 5 आर्टिकल लिए हैं, फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग एजुकेशन, क्योंकि कर्नाटका में एक रिपोर्ट आया जिसमें लगभग 188 गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें एक भी स्टूडेंट नहीं है, और लगभग 1700-1800 स्कूल है जहां पे फर्स्ट से लेकर 10 तक सारे स्टैंडर्ड्स को, सारे सब्जेक्ट्स एक ही टीचर पढ़ा रहा है। सो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है रिगार्डिंग जनरेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे यूज़ करने वाले हैं, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे देख रहे हैं, एंड एजुकेशन का चेंजिंग सिनेरियो कैसे है, इसको एनालाइज करता है। सेकेंड आर्टिकल जो है दैट इज IR से है। बांग्लादेश हमारा नेबर, शेख हसीना गवर्नमेंट के टॉपल करने के बाद में अब वहाँ पे केयरटेकर गवर्नमेंट थी, तो कल एक न्यूज़ आया है आज जिसमें ये डिस्कस हो रहा है कि 13th नेशनल इलेक्शन जो है वो कंडक्ट होगा। थर्ड आर्टिकल जो है, जो रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है बट कॉन्सेप्चुअली आपको थोड़ा सा हेल्प कर जाएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, वो है रिटेल इन्फ्लेशन का बढ़ना बाय 0.7%। तो इसमें हम थोड़ा सा एक दो कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किसका काम है, या हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन स्टेबल है, हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ गया है, ये सब चेक करेंगे। अगर इन्फ्लेशन को ही टारगेट किया तो ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा, या इन दोनों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में एक जनरल डिस्कशन इस आर्टिकल में है। फोर्थ आर्टिकल प्रोबेबली एक क्रिटिकल एथिकल डायमेंशन ओपन करता है। फोर्थ आर्टिकल ये है कि 5000 एक्स सर्विसमैन, दोज हु वर्कड इन आर्म फोर्सेस, दे आर गोइंग टू फील द रेलवे पोस्ट पॉइंट्समैन पोस्ट। पॉइंट्समैन पोस्ट क्रिटिकल है, क्यों? क्योंकि दे आर द वंस हु टेक केयर ऑफ द सेफ्टी, सिग्नलिंग, ट्रैक का टेक केयर करना, जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर करता है, वो जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है सेफ्टी डायमेंशन का, वो ये लोग करेंगे। इट हैज कम आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ वन कमिटी, जो उसकी डिटेल्स हम इस आर्टिकल में देखेंगे। लास्ट आर्टिकल इंडिया और मैक्सिको के बारे में। इंडिया और मैक्सिको के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है, दे माइट गेट इम्पैक्टेड बिकॉज मैक्सिको हैज डिसाइडेड टू पुट ऑन सम टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स इन मैक्सिको। ठीक है, तो ये सारा आज का डिस्कशन होगा। सो विल स्टार्ट विथ द डिस्कशन नाउ, बट बिफोर दैट few announcement। GS का फाउंडेशन बैच will be starting soon, उसके further details you can get from the contacting this number। यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। और those of you who are preparing for prelims of next year, उनके लिए क्रैश कोर्स, जिनको सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए, उनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, बट वो उसके डिटेल्स आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर देंगे जब उसके फाइनलाइज हो जाएगा। फॉर दैट स्टे कनेक्टेड। ये प्रीफिट इनिशिएटिव है जिसमें एक इनिशिएटिव में हम सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको रेडी कर रहे हैं। फोकस इज यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एपीएससी प्रीलिम्स, है ना। 15,000 एमसीक्यूज का ये इनिशिएटिव है जिसमें यूट्यूब पे लाइव डिस्कशन होगा। 3000 प्लस एमसीक्यू को लेकर सिक्वेंशियल ऑर्डर में इसको इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी लेवल के साथ लेकर जाएंगे। मतलब पहले 5 हफ्ते इजी, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट एंड देन फुल लेंथ टेस्ट। एकदम साइंटिफिकली प्लान्ड स्ट्रक्चर से ये होगा। ये 3000 प्लस एमसीक्यू यूट्यूब पे है जिसमें फ्री डिस्कशन होगा, एंड एक पेड पार्ट है जिसमें 12,000 एमसीक्यूज, मतलब 120 टेस्ट, जिसमें 90 सेक्शनल टेस्ट है। ये आपको अवेलेबल करने के लिए यू विल हैव टू कॉन्टेक्ट दिस नंबर, और यू कैन विजिट द वेबसाइट ऑफ द CSAP। You can download the app by scanning these QR codes. Let's get started. We'll start with the first article. कर्नाटका में एजुकेशन सेक्टर के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंट न्यूज आया है।
न्यूज कर्नाटक से है, लेकिन ये एप्लीकेबल हर स्टेट में होता है, पूरे नेशन वाइड एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करता है। तो उसको हम अब देखते हैं। हुआ क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक असेंबली में सेशन चल रहा है, तो उसमें एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहा कि 188 गवर्नमेंट स्कूल्स है जिसके अंदर एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, एंड लगभग 6,675 मीनिंग 6,700, इट्स अ मैसिव नंबर, 6,700 गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट, सारे कक्षाओं को, सारे स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। 6,700, the data itself is like mind boggling. Why this is important? Because this data has exposed the structural crisis happening in government school education. ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन में ही है, प्राइवेट सेक्टर में ये दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इनफैक्ट माइग्रेशन इज हैपनिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल टू प्राइवेट स्कूल। इवन जो अफोर्ड नहीं कर पाते प्राइवेट स्कूलिंग के फीस को, वो भी लोन लेकर, घर गिरवी रखकर, जमीन बेचकर प्राइवेट स्कूल में ही डाल रहा है। दैट मीन्स कुछ तो स्ट्रक्चरल मेजर क्राइसिस चल रहा है ना। ये जो आंसर दिया है असेंबली में कर्नाटक के मिनिस्टर ने, जो कॉमन नेशन वाइड दिखाई देता है, ये कुछ सीवियर इशू रेस कर रहा है, जैसे कि माइग्रेशन टू प्राइवेट स्कूल्स ड्यू टू परसीव्ड बेटर क्वालिटी। एक्चुअल में बेटर क्वालिटी प्राइवेट स्कूल में है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन एक परसेप्शन बन चुका है कि प्राइवेट स्कूल का टीचिंग का क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल से काफी बेटर है, इसीलिए कर्जा लेकर वहां पे जा रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, बेटर क्वालिटी एक्चुअल है या नहीं है इसका कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ नहीं है, ये परसेप्शन है कि बेटर क्वालिटी प्राइवेट स्कूल में ज्यादा है। फिर जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है और उसमें बेसिक फैसिलिटीज भी लैकिंग है, जैसे कि टॉयलेट्स हुए, क्लासरूम्स हुए, टीचर्स हुए, एक्सेट्रा। मल्टीग्रेड टीचिंग बाय अ सिंगल टीचर, इट एक्चुअली अफेक्ट्स द लर्निंग आउटकम। एक ही टीचर फर्स्ट से लेकर 10th तक, फर्स्ट के बच्चों को वो अल्फाबेट्स भी सिखाएगा, 10th के बच्चों को वो ज्योमेट्री भी सिखाएगा, उसी के बीच में 7th 8th के बच्चों को वो फिजिकल हेल्थ के बारे में, बायोलॉजी एंड जो एथिकल डायमेंशन, एथिकल एजुकेशन था वो भी सिखाएगा। एक इंसान क्या क्या सिखाएगा, तो एक भी सब्जेक्ट एकदम परफेक्टली नहीं सिखा पाएगा, तो इससे टीचिंग इम्पैक्ट के ऊपर काम होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीक मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल्स। पूछने वाला है ही नहीं कोई, अगर पूछ भी लेते हो तो जो जवाब है उसको, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई नहीं है। टीचर एनरोलमेंट, टीचर की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब ये तो चलो आर्टिकल का एक बात हो गया, लेकिन एक स्ट्रक्चरल तरीके से अगर आप देखते हो तो बच्चे, जो होशियार बच्चे, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, अकाउंटेंट बनना है, या गवर्नमेंट एग्जाम पास करके सरकारी ऑफिसर बनना है। जो कुछ नहीं कर रहे वो बीकॉम में चले जाते हैं, कुछ बीए कर रहे थे, कोई लॉयर बन जाता है, लॉयर भी अच्छे बच्चों को बनना है। जहां जिनका कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को फिर बाकी के लोग बोलते हैं कि आप टीचर बन जाओ। ये कोई नहीं पूछने जाता कि क्या जिनको टीचर बनने के लिए आप बोल रहे हो क्या उनको टीचर बनना है। सो बेसिकली ये फिल्टर होके जो टॉप क्रीमी लेयर है, मोस्ट ऑफ देम गो टू द टेक या ये जो प्रोफेशनल डिग्रीज है उसकी तरफ चले जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर सारे अच्छे नहीं है, गिने चुने अच्छे बिल्कुल है, मोटिवेटेड टीचर बिल्कुल है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट इन अ पोजिशन, उनका ट्रेनिंग इतना तगड़ा नहीं है कि वो एक ही इंसान फर्स्ट से लेकर 10th तक, ए से लेकर जेड तक सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाए, है ना। ये जो जीरो एनरोलमेंट का क्राइसिस है, मतलब 188 स्कूल जिसमें एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स कि पब्लिक का ट्रस्ट जा चुका है गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे, स्पेशली स्कूलिंग में। एंड जो सिंगल टीचर स्कूल्स जो है, दे अंडरमाइन 3 थिंग्स। 1, राइट टू एजुकेशन नॉर्म,
राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से एक रेशो दिया हुआ है कि कितने टीचर्स के पीछे, कितने स्टूडेंट्स के पीछे कितना टीचर चाहिए, है ना, उसको अंडरमाइन करता है। देन टीचर स्टूडेंट्स रेशो का जो स्टैंडर्ड है उसको अंडरमाइन करता है, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इसको भी अंडरमाइन कर लेता है। अब ये तो बेसिक इश्यूज है, बट इससे एक लार्जर क्वेश्चन रेज होता है, वो ये कि सिर्फ स्कूलिंग को एक्सेस मिलना इज इनफ अगर क्वालिटी एजुकेशन अगर उसमें एब्सेंट हो। मतलब मैं अगर आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। Building a school is not same as school building. अगर आप बिल्डिंग स्कूल को स्कूल बिल्डिंग के साथ इक्वेट कर दोगे तो दिक्कत तो होगी है ना। स्कूल बिल्डिंग समझने की कोशिश करना इस स्टेटमेंट को, और उसको अगर आप यूज कर पाए तो ऐसे में यूज कर लेना। हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से ये कहाँ रिलेवेंट हो जाता है? ये रिलेवेंट होता है एजुकेशन के गवर्नेंस में, ये रिलेवेंट है स्टेट की कैपेसिटी एंड पब्लिक सर्विस की डिलीवरी में। जो प्रिंसिपल है सोशल जस्टिस एंड इक्विटी का उसमें, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 विच इज क्वालिटी एजुकेशन उसमें। हम इसके अब आपने एक मोटा मोटी आइडिया ले लिया, यही आपको समझ में रखना, यही रिलेवेंट है उस टॉपिक से। मेंस के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कोट किया, 10 मार्कर है, अगर आप चाहो तो उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन अभी आई वांट टू पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। द राइट टू एजुकेशन एक्ट mandates which of the following? Does it mandate uniform curriculum across India, minimum teacher student ratio in schools, free education till class 12th, or centralized teacher recruitment? Pause the video and answer this question. The correct answer is B, minimum teacher student ratio in schools. ये RT right to education में मेंशन किया हुआ है। ऑप्शन सी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि फ्री एजुकेशन तो है लेकिन टिल क्लास 12th नहीं है। इट इज 6 to 14 years of age, दैट मीन्स 7th स्टैंडर्ड तक राइट टू एजुकेशन है। नेक्स्ट आर्टिकल, like I mentioned in the introduction, is regarding our neighbor बांग्लादेश। बांग्लादेश में शेख हसीना गवर्नमेंट को टॉपल किया गया था 2-3 महीने पहले, उनके जगह पे केयर टेकर गवर्नमेंट है। ये न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वो तो हमारा नेबर है, वहाँ की इंस्टेबिलिटी हमें इम्पैक्ट करती है, बॉर्डर क्राइसिस, सिक्योरिटी, माइग्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन, ये सब के ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है। सो बांग्लादेश हैज अनाउंस्ड दैट इट्स 13th national election and a referendum on the July Charter. This July Charter is aimed at constitutional amendments and it will be held in February, 12 February of 2026. ये डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 12 फरवरी को करे या 12 जनवरी को करे, ये थोड़ा लेस इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? This election is very significant from the perspective of India because it is happening after a period of political instability and a leadership transition. शेख हसीना जी के गवर्नमेंट के फॉल के बाद ये पहला इलेक्शन होगा। ये जो चार्टर रेफरेंडम है 12 फरवरी को जिसके ऊपर वोटिंग होगा, ये प्रपोज करता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, और ये प्रिंसिपल जो है वो रिलेटेड है गवर्नेंस के रिफॉर्म्स को लेकर, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश करने को लेकर, और जो इंस्टीट्यूशन है बांग्लादेश के उनके रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर। अब इससे हमारा क्या लेना देना है? हमें तो चाहिए बांग्लादेश में
political stability. Why does political stability in Bangladesh is of utmost relevance to India? Because we have long and sensitive land border. आप असम से है, वेस्ट बंगाल से है, त्रिपुरा से है, तो आपको तो पता ही है कि लैंड बॉर्डर कितना सेंसिटिव है. इलीगल इमिग्रेशन से डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हो रहे हैं, कितना मेजर क्राइसिस हो रहा है. सेकेंड, अगर मतलब वहां पे अगर स्टेबिलिटी रहेगी तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है शायद उनको यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की जरूरत ना पड़ेगी. सेकेंड इज माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी कंसर्न्स. थर्ड, सिक्योरिटी कोऑपरेशन अगेंस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स. बांग्लादेश ड्यूरिंग शेख हसीना रिजिम एंड उसके पहले भी बांग्लादेश और इंडिया के काफी कॉर्डियल रिलेशन रहे इन टर्म्स ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंटी सोशल एलिमेंट्स. तो उसको इंडिया में कंटिन्यू करने के लिए और सिक्योरिटी को परसू करने के लिए वी हैव टू हैव स्टेबिलिटी इन बांग्लादेश. फोर्थ, बांग्लादेश के साथ ट्रेड है, कनेक्टिविटी है एंड रीजनल इंटीग्रेशन है. नॉर्थ ईस्ट को और ज्यादा इंटीग्रेट करने के लिए, और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बांग्लादेश इज इंपॉर्टेंट. ये जो इलेक्शंस होंगे फरवरी में, दे आर गोइंग टू शेप एक बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन और दूसरा साउथ एशिया की रीजनल स्टेबिलिटी. पहले एक नेबर जो हमारे वेस्ट में है वो पहले ही हेडेक है, नॉर्थ में है वो थोड़ा थोड़ा हेडेक बनते जा रहा है. हमें और एक हेडेक नहीं चाहिए जो हमारे ईस्ट में हो. फिर डेमोक्रेटिक क्रेडिबिलिटी इन द नेबरहुड, मतलब इंडिया के नेबरहुड में इसका क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेमोक्रेसी का हमारे लिए क्यों रिलेवेंट है? यूपीएससी या एपीएससी के मेंस के पर्सपेक्टिव से एक आईआर में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आता है, फिर डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन का फेज या डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन गवर्नेंस में आता है, और रीजनल सिक्योरिटी और माइग्रेशन. प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस MCQ. India and Bangladesh share cooperation in which of the following areas? Is it border management? Is it counter-terrorism? Is it trade and connectivity? Or it is all of the above? Pause the video and attempt this question. Correct answer is C, B, A. तीनों करेक्ट है, मतलब the answer is D, all of the above. इन तीनों में इंडिया एंड बांग्लादेश कोऑपरेट करते हैं. द करेक्ट आंसर इज डी. इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस कवर एवरीथिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर टेरर कोऑपरेशन, ट्रेड, ट्रांजिट एक्सेट्रा. थर्ड आर्टिकल इज रिटेल इन्फ्लेशन. इकोनॉमिक्स का है रिटेल इन्फ्लेशन. इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे. 0.7% से बड़ा है, मार्जिनल इंक्रीमेंट है इन्फ्लेशन में. इन अ वे इट्स अ गुड न्यूज कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस करता है. एक डेटा जो है इसने कुछ ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स रिवील किया. फर्स्ट, जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम हुआ है बिकॉज ऑफ द वेजिटेबल्स और पल्सेस के प्राइसेस नीचे गए. सेकेंड इज फ्यूल इन्फ्लेशन जो है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसका बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ग्लोबल एनर्जी वोलेटिलिटी. कई वॉर चल रहे हैं, कई कोई और टैरिफ बढ़ा दे रहा है, कई एक्सपोर्ट बैन आ रहा है, कई कुछ ट्रेड रूट चोकअप हो रहा है एक्सेट्रा. बट इट हैज ऑल्सो हाईलाइटेड कि कोर इन्फ्लेशन जो है दैट हैज रिमेन सबड्यूड. यहां पे ये समझेंगे कि कोर इन्फ्लेशन is not same as headline inflation. फर्क क्या है कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में, ये समझेंगे हम लोग. हेडलाइन इन्फ्लेशन में कोर इन्फ्लेशन आता है, लेकिन हेडलाइन इन्फ्लेशन में ऐसी चीजें भी काउंट होती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल नहीं है, जो प्राइसेस वोलाटाइल है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या पेट्रोल, ऑयल. इसके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है. डायरेक्ट कभी एक बोरी प्याज आपको 100 रुपए मिल जाएगा, कभी उसी के लिए आपको 700 रुपए देना पड़ जाएगा. बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स है कि जो फूड
स्पेशली फूड और एनर्जी वाले जो सेक्शन है, पेट्रोलियम डीजल वगैरह, इसमें गवर्नमेंट मेजर कुछ नहीं कर पाता, कहीं कुछ वॉर हो गया, तो ये जो चीज है वो जहां पे काउंट होती है कोर इन्फ्लेशन के साथ में, उसे कहा जाता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट का फंक्शनिंग कितना अच्छा है या कितना बुरा है इसको एसेस करना है तो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन से नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे फैक्टर्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं। वेरएज कोर इन्फ्लेशन में ये जो वोलाटाइल फैक्टर्स है, फूड, फ्यूल एक्सेट्रा, इसको निकालकर सिर्फ कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। अब आर्टिकल में जो आया कि 0.7% से ही इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये जो लो इन्फ्लेशन है इट हैज ऑफर्ड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो थोड़ा सा उनको स्पेस मिल गया है, रूम मिल गया है अपने हिसाब से पॉलिसी को ज्यादा चेंज करने के लिए। अदरवाइज अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उनके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाता है। और कंज्यूमर्स को रिलीफ मिला है, अब लोगों का खर्चा रिलेटिवली कम होगा। लेकिन इन्फ्लेशन कम होने से और दो चीजें हो गई, एक डिमांड रिफ्लेक्ट करता है, मतलब इन्फ्लेशन कम हुआ है मतलब इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कि डिमांड कम है, ऑल्सो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स स्लगिश इकोनॉमिक मोमेंटम है, मतलब रिसेशन नहीं कह सकते लेकिन इकोनॉमी की ग्रोथ जो थोड़ा स्लो डाउन हो रही है क्योंकि डिमांड कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है इसलिए प्राइस भी कम है। हेंस जो पॉलिसी मेकर्स है दे विल हैव टू बैलेंस थ्रू देयर पॉलिसीज बिटवीन इकोनॉमिक growth, that is growth stimulation, and managing price stability. Try and attempt this MCQ, pause the video. Retail inflation in India is measured using which among the following indexes? Correct answer is CPI, Consumer Price Index. GDP deflator is also an indicator of calculating inflation increase, लेकिन RBI जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है, रिटेल इन्फ्लेशन, वो कैलकुलेट करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, CPI से। फोर्थ आर्टिकल इज रिगार्डिंग रेलवे सेफ्टी। पिछले 1.5-2 साल में काफी सारे रेलवे के एक्सीडेंट हुए, दुर्घटनाएं हुई है। कुछ जगहों पे ऐसा भी पाया गया कि शायद वो ट्रेन एक्सीडेंट सबोटाज था, मतलब जानबूझकर किया गया था, कोई इन्फिल्ट्रेट कर गया था, जैसे कि एक मतलब उड़ीसा में एक हुआ था। एक डाउट 100% प्रूफ के साथ अभी तक एविडेंस के साथ वो आया नहीं बाहर, बट सेफ्टी कंसर्न बहुत सीवियर हो गए। अभी के सिचुएशन में ये जो पॉइंट्समैन होता है, मतलब ये जो पोजीशन है पॉइंट्समैन की, ये सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से बहुत क्रिटिकल होती है, जिसमें सिग्नलिंग को मॉनिटर करना, करेक्ट सिग्नल देना, ट्रैक को मॉनिटर करना, ट्रेन ट्रैक को, ये चीजें पॉइंट्समैन करते हैं। अभी वो रेलवे आउटसोर्स करता है ठेकेदार को, मतलब बाहर से कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर लगाकर ये काम किया जाता है। ये काम इतना ज्यादा क्रिटिकल है, इतना सेफ्टी से रिलेटेड है, तो जो कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी है, CRS, कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, इसने ये रिकमेंड किया कि कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की जगह पे जो एक्स सर्विसमैन है, जो आर्मी में पहले काम कर चुके हैं, उनको हम इस पोजीशन पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है वो सेफ्टी क्रिटिकल रोल्स में पोजिशनड है ना। और जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस रहता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसका होगा, तो उसके ऊपर लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करोगे? तो लॉन्ग टर्म अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए यू नीड मेन हु आर डिसिप्लिन्ड एंड जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिनको आप अकाउंटेबल पकड़ सकते हो, है ना। तो एट द सेम टाइम कुछ हद तक इनसाइडर थ्रेट्स या सबोटाज के रिस्क भी ऑब्जर्व किए गए। जो CRS है, कमीशन ऑन रेलवे सेफ्टी, they have recommended to reduce the contractual staff in such role, and this role should be given to ex-serviceman. यूपी हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या रिलेवेंट है इसका? इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस एंड डिजास्टर प्रिवेंशन एंड गवर्नेंस में भी वी कैन
speak about railway points one position. Please attempt this MCQ. Please pause the video. The Commission of Railway Safety, कहाँ गया? The Commission of Railway Safety, CRS, comes under, you might think it might come under Minister of Railway, but it does not. You may also think it comes under Minister of Home Affairs. No, it comes under Ministry of Civil Aviation. थोड़ा surprising है ना? But ये fact है. It comes under Ministry of Civil Aviation. Final article of the day. It is regarding India-Mexico relations. इंडिया के लिए मेक्सिको इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है क्योंकि इंडिया का स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर का मतलब जो मेक्सिको इंपोर्ट करता है उसका ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स ऑटोमोबाइल सेक्टर कम्स फ्रॉम इंडिया. और मेक्सिको ने क्या किया, ये आर्टिकल क्या बता रहा है कि मेक्सिको ने ये डिसाइड किया है जो भी मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में नहीं है, मीनिंग ऑल नॉन एफटीए पार्टनर्स ऑफ मेक्सिको, उनके ऊपर मेक्सिको गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगा. फिर वो 10% से लेकर 50% तक जा सकता है, बट इट विल इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट बिकॉज इंडिया इज नॉट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पार्टनर विथ मेक्सिको. तो बस इतना ही है, ये आर्टिकल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 5 से 50% तक वो देगा. इसका इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि लगभग 25% ऑफ ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हैपन टू मेक्सिको फ्रॉम इंडिया, है ना, जिसमें ऑटो एंड ऑटो पार्ट्स भी है. सेक्टर स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज ये हाईलाइट हो जाती है. अगर हर कंट्री इस ऐसे मतलब मेक्सिको जैसे कंट्री से इंस्पायर होकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रेशराइज करने के लिए नॉन एफटीए पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगाने लगे तो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ा दिक्कत ही हो जाएगा ना. प्लीज आंसर दिस MCQ, very simple one. Which sector of Indian exports to Mexico is most vulnerable to higher tariff? अभी डिस्कस हुआ हमारा. The answer is automobiles and auto components. ये जो वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना हमारा स्मार्ट बुक्स का, अब वो एसएमएस में भी अवेलेबल है, एसएमएस स्क्रिप्ट है. यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर टू गेट एक्सेस टू दिस बुक्स. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आज मिलते हैं शाम को 6 बजे. आज का प्रीफिट का टॉपिक है हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर. विल स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर, फर्स्ट 4 चैप्टर्स. सी यू एट 6 AM. Join us live. Thank you.